10वीं क्लास के विज्ञान के इस पाठ जो है हम आज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इस क्लास के अंदर हमारा जो पाठ है वो है 10वीं क्लास का विज्ञान का पाठ, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। स्टूडेंट्स, आपको ज्ञात हो कि हमने एक श्रृंखला शुरू कर रखी है और इस श्रृंखला के अंदर हम उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस पाठ से ले रहे हैं, आनुवांशिकता एवं जैव विकास से, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो बहुत महत्वपूर्ण है या फिर कभी ना कभी वहाँ पूछे गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है इस पाठ से, जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। अपने पिछले लेक्चर में हम लगभग 27 प्रश्न जो है वो हल कर चुके हैं। आज हम 28वां और कुछ और अन्य प्रश्नों को हम हल करेंगे। चलिए देखते हैं हमारे पास आज का प्रश्न कौन कौन से हमारे पास। पहला प्रश्न है, जीन का कार्य क्या होता है। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जीन जो है मुख्य प्रमुख कार्य तो है वो लक्षणों का निर्धारण करना है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और काम भी करते हैं। जीन क्या है? आनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण, नियंत्रण और वहन। तो निर्धारण मतलब डिसाइड करता है, जीन ये डिसाइड करता है कि आपके अंदर कौन सा लक्षण जो है वो जाएगा। जैसे आपके अंदर अगर लंबी हाइट का जो जीन आपके फादर से आ गया और डोमिनेटिंग है, प्रभावी है, तो आपकी हाइट भी लंबी होगी। तो ये निर्धारण कर रहा है। नियंत्रण भी करता है, कंट्रोल भी है कि किस प्रकार के लक्षण होंगे आपके अंदर, उसको कंट्रोल भी कौन कर रहा है? जीन भी कर रहा है। वहन का मतलब किसी के शरीर में विद्यमान होना, तो वो किस प्रकार के लक्षण आपके अंदर आएंगे वो आपके ये भी तय होगा कि आपके शरीर में कौन सा जीन जो है उस लक्षण के लिए प्रभावी है। तो ये हमारे पास है जीन के कार्य। प्रमुख क्या है? प्रमुख कार्य क्या है जीन के? ध्यान रखें, आनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण यानी डिसाइड करना, नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करना, और वहन यानी कि किसी के शरीर में उनका मौजूद होना। तो ये 3 प्रमुख कार्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 29वां प्रश्न है, डीएनए और आरएनए का पूरा नाम लिखिए। तो डीएनए स्टूडेंट्स मैंने पहले ही बताया था, डीएनए का पूरा नाम इंपॉर्टेंट है। डीएनए है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या नाम है स्टूडेंट्स? ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। डीएनए, डी से है डीऑक्सी राइबो और एन से न्यूक्लिक और ए से अम्ल यानी कि एसिड। तो डीएनए है डीऑक्सी राइबो, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड यानी कि अम्ल। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए क्या है? डीऑक्सी हटा दीजिए, सिर्फ राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल क्या है? डीएनए। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं हम यहाँ पे, सरीसृपों के लिंग निर्धारण पर किस पर्यावरणीय भौतिक कारक का प्रभाव पड़ता है। देखिए, सरीसृप किसको कहते हैं हम? रेप्टाइल्स। ऐसे जीव जो रेंगते हैं उनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं। तो जब ये सरीसृप जो है अब वो किस प्रकार से वो नर बन रहा है या मादा बनेगी, उनमें सिर्फ कई भौतिक भी ऐसे कारण होते हैं उस समय, तो कि आगे जो जीव या संतति जो उत्पन्न होगी वो नर होगी या मादा, तो वो भौतिक कारण पूछा है। जो सरीसृप है यानी रेंज, छिपकली है, सांप है, सारे सरीसृप हैं, इनका जो लिंग निर्धारण है, लिंग निर्धारण का मतलब क्या है कि छिपकली नर होगी या मादा, उस पर कौन कौन से पर्यावरण या भौतिक कारण है उनका जिनका प्रभाव पड़ेगा। तो वो क्या है? सरीसृपों के लिंग निर्धारण में तापमान का बहुत प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कि तापमान ज़्यादा हो तो हम कह सकते हैं कि नर उत्पन्न होगा, कम है तो कह सकते हैं मादा है। तो तापमान एक प्रमुख कारक है जो ये तय करता है सरीसृपों में, खास पर मनुष्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स जो रेंग कर चलते हैं, छिपकली, सांप वगैरह, उनमें तापमान एक बहुत इंपॉर्टेंट कारक होता है कि जो जीव उत्पन्न होगा वो नर होगा या मादा। चलिए 31वां प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में कौन कौन से अवशेषी अंग हैं। अब देखिए, अवशेषी अंग को हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। क्या होते हैं पहले यही समझना आवश्यक है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर जो है, जो मानव का विकास है, वो एक बहुत ही चरणबद्ध तरीके से और बहुत ही लंबी प्रोसेस से गुजर कर आया है। ग्रेजुअल बोलते हैं, जो धीमी गति से, यानी मानव की जो उत्पत्ति है, जो विकास है, आज हम सबसे ज़्यादा टॉप पर अगर हम देखें हियरार्की के अंदर, तो हम मनुष्य खड़े हैं। यानी हमसे बहुत पहले जीव, जब पहली बार पृथ्वी पर पर्यावरण जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल बनी, तो सबसे पहला जीव जो है वो जल में उत्पन्न हुआ, पानी में। उसी में जटिलता आती गई, विभिन्नताएं इकट्ठी होती गई, नए नए जीव बनते गए, और हम आज उत्पत्ति होते होते मनुष्य एक ऐसी पीढ़ी जो प्रजाति के रूप में उभर कर आया जो सबसे ज़्यादा विकसित मानी जाती है। तो हमसे ही पूछा गया, लेकिन हम अब हो गया समय के साथ साथ, जैसे हम कहते हैं, कई बार एक थ्योरी कहती है कि जैसे पहले बंदर जो है वो इस पृथ्वी पर आए, मनुष्य बाद में आए। तो हुआ क्या कि जब बंदर थे, अब देखो आप अपनी तुलना अगर बंदर से करें तो हम देखें तो वहाँ पे क्या है, बंदर के पास पूंछ थी, हमारे पास पूंछ नहीं है। वो 4 पैरों का प्रयोग करते चलने के लिए, हम 2 पैरों पर चल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कुछ अंग ऐसे थे जो धीरे धीरे समय के साथ समाप्त हो गए। पूंछ जो है अब वो कहीं पर भी जो है नहीं है मनुष्य में।
अब 4 हम 2 पैरों पे खड़े हो सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ आपने नोट करी होगी। तो ये कि हमने क्या देखा कि समय के साथ साथ जब परिवर्तन होता है तो कुछ अंग शरीर के ऐसे होते हैं जो कार्य करना बंद कर देते हैं, या वो एक तरह से उनका कार्य जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, लेकिन वो हमारे शरीर में मौजूद हैं। हमारे शरीर में वो मौजूद हैं। आज भी टेल बोन जो है, पूंछ की जो हड्डी होती है, वो हमारे हर मनुष्य के शरीर में पाई जाती है। तो कईयों में तो वो कई बार विकसित होती है, कुछ हेरिडिटरी कारण आप मान सकते हैं, तो उससे वो पूंछ भागते जी, पूंछ वाला बच्चा पैदा हो गया, तो कईयों में हो जाती है ये। तो वो चीज़ें जो है, वो टेल बोन जिसको हम कहते हैं, पूंछ की जो वो हड्डी है, वो आज भी वो आज भी हमें विद्यमान है, लेकिन उसका कोई कार्य नहीं है, वो कार्य नहीं कर रही है। तो ऐसे ही अंग जो शरीर में मौजूद तो होते हैं लेकिन उनका कोई कार्य नहीं होता, उनको कहते हैं अवशेषी अंग। इसमें हमारे पास उदाहरण क्या है, कर्ण पल्लव की पेशियां हैं हमारे पास कान की, कृमि रूप परिशेषिका है, ठीक है ना, जिसको आप हमारे पास इसको आप अपेंडिक्स कहते हैं। तो वो हमारे शरीर में जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है वहाँ पे एक अंग मौजूद है, इसको हम परिशेषिका कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। उसको कोई काम नहीं है, बल्कि वो कई बार मुसीबत का कारण बन जाता है। वहाँ पे बैक्टीरिया रहते हैं और वो बैक्टीरिया जो है वो कई बार उसमें जो संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, और फिर वो बहुत दर्द होता है अपेंडिक्स का, तो डॉक्टर ऑपरेशन के जरिए उसको निकाल देते हैं अपेंडिक्स को। तो वो क्या है, हमारे शरीर में मौजूद है लेकिन उसका कार्य नहीं है, और उसका कुछ कार्य होता और वो हमारे कार्य को प्रभावित करता, फिर तो अपेंडिक्स के काटने से या रिमूव करने से, हटा देने से हमारे शरीर को नुकसान होता, लेकिन कोई नुकसान नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक ऐसा अंग है जो कि हमारे शरीर में मौजूद है लेकिन उसका कोई कार्य नहीं है। तो ऐसे ही हमारे पास पुच्छ, मैंने कहा था कशेरुक, यानी पुच्छ कशेरुक क्या है, जो पूंछ वाली हड्डी मैंने बताया था, अभी भी हमारे शरीर में मौजूद है, लेकिन वो बंदरों में ज़्यादा है तो वहाँ वो पूंछ विकसित हो जाती है, हमारे में नहीं। हमारे में है मौजूद लेकिन उसका कोई कार्य नहीं है, इसलिए वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो ऐसे ही हमारे पास निमेशक पटल है, वो आँख में आपको देखने को मिलेगा 1-2 जगह। तो ये हमारे पास जो है, ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आई एम श्योर कि आपको आज की कड़ी में ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।